हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं जहांगीर सर, क्लासेस साइंस एकेडमी का फाउंडर और डायरेक्टर। मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि जो हम लोग जो 12th क्लास के जो फिजिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है, वो तो मैंने शॉर्ट नोट के बारे में थोड़ा बताया था, और आपको अब जो बताने वाले हैं वो चीज क्या है कि जो 12th क्लास के पहला चैप्टर के जो फिजिक्स है, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, तो उस चैप्टर के अंत में देखेंगे, अंत में चैप्टर के अंत में न्यूमेरिकल होगा। क्या होगा? न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल होगा। तो उस न्यूमेरिकल को हम लोग यहां देख सकते हैं, अभ्यास के रूप में न्यूमेरिकल दिया हुआ। उस न्यूमेरिकल का हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और उसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 का मिलेगा आपको, है ना। चैप्टर 1 का मिलेगा जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना। तो चलिए, हिंदी में ये पीपीटी बना हुआ है, उसको हम देखेंगे, पीडीएफ। ठीक है, तो चैप्टर 1 में लास्ट में देखिए, अभ्यास प्रश्न में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको तो बता देते हैं। एक क्वेश्चन मिलेगा 1.1 बोल के, 1.1 के रूप में क्या मिलेगा? एक क्वेश्चन मिलेगा 1.1 के रूप में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1.1। ठीक है, जैसे मैथ में नहीं होता था, मैथ में कुछ क्वेश्चन दे दिया 10 क्लास के और पीछे उसके आंसर होता था, इसके आंसर भी पीछे दिया रहता है। इस बुक के अंत में देखेंगे आंसर के रूप में। ठीक है, आंसर दिया रहेगा। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर 1 का, चैप्टर 6 का है ना। देखिए, चैप्टर 1 का आंसर 1.1 का 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन क्या दिया हुआ? आंसर दिया हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विविया होगा। ठीक है, जो लोग थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का तैयारी कर रहा है, जो लोग 12 एग्जाम दे दिया है, कोई भी कॉम्पिटिशन में बैठना चाहते हैं, तो इसका एनसीईआरटी बहुत विविया होगा। बोर्ड के लेवल में जो चीजें हैं वो आसान चीज पूछता है, लेकिन ये बहुत अच्छा चीज देकर रखा, थोड़ा सा मीडियम भी देकर रखा, टफ भी देकर रखा, आसान भी देकर रखा, और सब मिला जुला के एवरेज क्वेश्चन मिलेगा आपको। और आपका जो बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आईआईटी, नीट, जेईई या तो फिर कोई भी स्टेट मेडिकल का कोई भी इंट्रेंस का एग्जाम होता है, उस इंट्रेंस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए हम पहला क्वेश्चन समझते हैं 1.1 का। तो क्या बोल रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, 30 दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः इतना 2.10⁻⁷ कूलम तथा 3 गुना 10⁻⁷ कूलम आवेश है, तो उनके बीच का दूरी है, तो उनके बीच के कितने बल होगा? तो उनके बीच के कितना बल होगा? मतलब 2 गोला दिया हुआ, 2 गोला दिया हुआ, 2 गोले का जो है ना Q1 Q2 2 गोला दिया हुआ, और 2 गोले का आवेश देकर रखा है। एक को रखा है 2 गुना 10⁻⁷ कूलम, दूसरा देकर रखा 3 गुना 10 कितना बोलो 7 कूलम देकर रखा, और बीच का दूरी भी कितना देकर रखा? 30 सेंटीमीटर देकर रखा, 30 सेंटीमीटर देकर रखा। तो उसके बीच के लगने वाले फोर्स ज्ञात करना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्ञात करना होगा, जो फॉर्मूला है बराबर K Q1 Q2 अपन F² अपन R²। ठीक है, तो K Q1 Q2 अपन R²। तो उस फॉर्मूला या तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R², ये वाला मिलेगा फॉर्मूला। उस फॉर्मूला का हमने सेट करके इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले क्या दिया? Q1 का वैल्यू देकर रखा, यहाँ पे देखिए Q2 का मान देकर रखा। ये जो है ना R जो है 30 सेंटीमीटर है, इस 30 सेंटीमीटर जब मीटर में बदलेंगे तो इतना आएगा, मीटर में बदलेंगे कितना आएगा? इतना आएगा। या तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 10⁻² मीटर, यानी कि आपका आ जाएगा 3 गुना 10⁻1 मीटर आएगा। ठीक है, तो चलिए आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं इसको क्या कर लूं, ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, लगाने के बाद ये आपका क्या 2 चार्ज जो भी लगने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला, तो इसका वैल्यू कितना? इतना आ जाएगा। ये Q1 का मान देकर रखा है, ये Q2 का मान देकर रखा है, नीचे आपका R, तो R क्या है आपका? R इनके 0.3 R² इनके 0.3 का स्क्वायर होगा। या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना,
3 गुना 10 माइनस 1, फिर 3 गुना 10 माइनस 1, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 3 गुना 3 3 9 आ जाएगा नीचे, नीचे कितना आ गया 9 आ गया, 10 पर माइनस 1, 10 पर माइनस 2 आ गया, यानी कि इसी चीज को सॉल्व करके कितना आएगा आपका, इतना आएगा, है ना। इसे सॉल्व करके गुना करके कितना आएगा आपका, इसी चीज को गुना करके इतना देगा, ठीक है। और जैसे उसको हल करेंगे तो कितना आएगा आपका, तीस से गुना करके इतना दे देगा, और फाइनली इसका जो आंसर मिलेगा इतना मिलेगा, ठीक है। 6 गुना माइनस 3 न्यूटन, ठीक है। प्रतिकर्षी प्राप्त करते हैं, ये प्रतिकर्षी बल क्या करेगा, प्राप्त करेगा प्रतिकर्षी, ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बीच का दूरी भी ज्ञात करने वाला है, अगला में 2 क्वेश्चन है। तो यहां तक इससे क्या होता है कि आंसर मिल जाता है, लास्ट में देखेंगे तो ये वाला क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा जो दिया रहेगा, ठीक है। चलिए आप यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1.2 का, ठीक है। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के कितने गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वह में इतना न्यूटन 0.2 न्यूटन बल लगता है, यदि दूसरे गोले पर आवेश इतना है तो आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच का दूरी ज्ञात करें, है ना। और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, यानी क्या ज्ञात करना, दूरी भी ज्ञात करना और बल भी ज्ञात करना। सबसे पहले हम दूरी ज्ञात कर लेंगे, सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे, दूरी ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो बल दिया हुआ, दिया गया बल और फॉर्मूला का बल दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। देखो ये सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो ये Q1 दिया, Q2 दिया हुआ, ठीक है। बीच का बल, दोनों के बीच लगने वाला बल दिया हुआ, लेकिन आर मालूम नहीं है, आर मालूम नहीं है। तो बहुत आसान सवाल है, बना सकते हैं, कैसे बनाना देख लीजिए आप, ठीक है। एफ का वैल्यू कितना दिया आपका, 0.2 न्यूटन दिया हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। के Q1 Q2 अपन क्या आपका आर स्क्वायर बराबर कितना देगा 0.2, तो के का वैल्यू कितना आएगा 9 गुना 10⁹ Q1 का मान की बात करें तो माइक्रोकूलम यानी कि 0.4 गुना 10⁻⁶। Q2 का बात करें अगर, Q2 की बात करें तो कितना आ जाएगा 0.8 गुना 10⁻⁶ बराबर 0.2, है ना। और नीचे कितना बचेगा आपका आर का स्क्वायर, कितना बचेगा आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहां से पॉइंट कटा लूं तो क्या आएगा, देखो यहां से पॉइंट बना लूंगा तो नीचे कितना देगा 1 10, यहाँ पॉइंट नीचे कितना देगा 1 10, यह पॉइंट नीचे कितना देगा आपका बोलो 1 2, है ना। यहां से 1 10 से 1 10 खत्म, ठीक है। 1 10 से 1 10 खत्म हो जाएगा, और इसको कटा देता हूं, इसको कटा देता हूं, ये 2 बचा, 2 एकम 2 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा आर बचा, तो इसको जैसे हम लोग गुना वरा करेंगे तो देखो क्या बचेगा 9 इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं अगर, तो यह कितना आएगा 9 गुना 10 पे पावर, यहाँ का 9 है, और देखिए यहां से यहां और यहां मिला कितना हो जाएगा 6 12 -12, और फिर यहां से 1 10 जाएगा तो -1, ठीक है। और गुना में कितना 4 मिलेगा, 2 गो 4 मिलेगा, 2 को कितना मिल जाएगा आपका 4, और नीचे कितना बचेगा आपका आर स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा 1, ठीक है। तो इसका गुना वरा करेगा तो कितना निकल कर आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 9 गुना 10⁻, देखो 13 में से 9 खा जाए कितना बचेगा 4, 10 पे कितना बचेगा
10 पर यहाँ बचेगा 4, इसको सॉल्व करें 10 पर कितना बचेगा 4, और गुना में 4 गुना 4 कितना बार था 2 बार था। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, यहाँ बचेगा -4 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 9, 10 पर -4 और 4 गुना 4 ये 2 बार। तो देखो क्या क्या निकलता अभी निकालने की बात करें तो यहाँ से 3 निकल जाएगा, और यहाँ 10 पर कितना निकल जाएगा -2 निकल जाएगा, और यहाँ पे कितना निकल जाएगा 1 4 निकल जाएगा दोनों 4 का, तो 12 10 पर -2 12 10 पर -2, ठीक है इतना मीटर आएगा, या तो इसको सेंटीमीटर बदलेगा इतना आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा, इतना आंसर आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट कर लेना ज्यादातर, ठीक है बना बना के प्रैक्टिस करके। मतलब क्या 2 चार्ज दिया हुआ है और बीच का दूरी ज्ञात करना, के का मान तो जानते हैं इस फॉर्मूला से, दिया गया फोर्स फॉर्मूला फोर्स दोनों को बराबर करना आंसर आ जाएगा। इसको ऐसी तरह से क्या करना सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो हम फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी कुछ दिया हुआ था, 12 निकला हुआ, ठीक है और भी इसमें दिया हुआ था कि दोनों आवेश के बीच की दूरी 12 और दोनों आवेश के बीच क्या ज्ञात करने वाला था, फोर्स ज्ञात करने वाला था। आर का वैल्यू तो मालूम हो गया ना जी 12 सेंटीमीटर, तो बस फोर्स ज्ञात करना है, तो इसी फॉर्मूला में रखेगा तो क्या निकल कर आएगा फोर्स निकल कर आएगा, लेकिन फाइनली फोर्स इतना ही आएगा, फोर्स फाइनली कितना देगा है ना लास्ट में 0.2 ही आएगा, ठीक है आकर्षी बल आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे 1.3 जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि इतना और इतना में विमाहीन है, ठीक है मतलब ये जो है यार ये दोनों क्या आपका विमाहीन है, और भौतिक नियतांक की माप सरणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, है ना यह क्या बताता है। तो सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि ये दोनों चीज क्या है, ये दोनों चीज क्या है वो विमाहीन कैसे, हम यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे मान के चलिए एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है, सिंपल बात है कि यहां पे रखा जाए एक प्रोटॉन और यहां पे रखा जाता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें 2 तरह का क्या लगेगा चार्ज लगेगा, सॉरी इसमें 2 तरह क्या लगेगा फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा फोर्स लगेगा आपका एक लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा जो फोर्स लगेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो यहाँ पे एक चार्ज मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा ई आएगा, प्लस ही बोल सकते हैं, यहाँ पे चार्ज कितना आएगा माइनस ई आएगा, बीच का दूरी मैंने आर मान लेता, बीच का दूरी मैंने आर मान लेता हूं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जिसका मैं एफ ई बोल सकते हैं, यहाँ पे जब ये आएगा तो क्या आएगा के है ना Q1 Q2 अपन क्या आएगा आपका आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व कर लेगा तो Q1 के जगह पे क्या ये ई हो जाएगा, यहाँ पे भी ई मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में दोनों में चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो समान होगा, लेकिन ऑपोजिट नेचर का होगा, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा समान होगा। तो इसका भी चार्ज ई मान लेता हूं, इसका भी चार्ज क्या मतलब ई मान लेता हूं, दोनों का मैग्नीट्यूड समान होगा। तो और नीचे कितना होगा आर स्क्वायर, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स मिला हमको इतना मिला, ठीक है कि ई का स्क्वायर अपन आर का स्क्वायर मिला, ठीक है। अब ये जो मिला हमको इलेक्ट्रिक फोर्स, अब हमें करना क्या है कि ये दोनों के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताना है, दोनों के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताना चर्चा करना, ठीक है। तो वो चीज क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो वो चीज क्या मैं आपको दिखाता हूं, तो वो चीज आपका होगा ये दोनों का मास है, तो मास का फॉर्मूला हम लोग एफ जी बोल लेते हैं, ये तो दोनों मास के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो आएगा कैपिटल जी, है ना m1 m2 अपन क्या है आपका आर स्क्वायर आएगा, यानी कि एफ जी की बात करें अगर तो यहाँ पे कैपिटल जी m1 की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज mp, और इसकी बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज me, और नीचे कितना आपका आर स्क्वायर आएगा। हमें सवाल में जो पूछा था, ठीक है सवाल में जो पूछा था क्या पूछा जानते हो एफ ई, मतलब हमको सवाल में पूछा था कि ई स्क्वायर के ई स्क्वायर अपन
GME और MP, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या होगा? तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, और उसके आर स्क्वायर काटने के बाद इसका मतलब यही है ना, है जैसे कि FE अपॉन FG। तो FE की बात करेगा तो के है ना, ई स्क्वायर अपन क्या है आपका आर स्क्वायर, और नीचे क्या आपका G है ना, ME MP, नीचे कितना आर स्क्वायर, काटने के बाद मेरे पास ये मिला। तो ये दोनों ही क्या मिला आपका? फोर्स मिला। तो ये एक ऊपर होगा इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे होगा आपका ये वाला फोर्स। तो दोनों जब फोर्स मिला तो फोर्स का जो डायमेंशन क्या होगा? MLT माइनस टू MLT माइनस टू। तो दोनों मिलके बन जाएगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी दैट मींस, ठीक है, बीमाहीन क्वांटिटी बन जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों का मान ज्ञात करना अगर है तो जी का मान और किसका मान? Me का मान मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 माइनस 31 kg, प्रोटॉन का मास 1.6 माइनस 27 kg। इसी तरह से के का वैल्यू डालना है, ई का वैल्यू डालना है 1.6 माइनस 19 कूलम। जैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा टोटली हल करने के बाद, ठीक है, वो एक वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को भी हमें क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगा। ये दोनों का डायमेंशन पूछे, दोनों का डायमेंशन बिल्कुल क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। ऊपर नीचे का डायमेंशन बिल्कुल सेम आएगा, डायमेंशन लेस बन जाएगा। ये खुद दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? डायमेंशन लेस, ठीक है। तो हम लोग कैसे हैं उधर थोड़ा चेक करते हैं कि दोनों ही फोर्स है। जब दोनों ही फोर्स है तो दोनों फोर्स अपन फोर्स का डायमेंशन कट के क्या आ जाएगा? डायमेंशन लेस बन जाएगा। तो फिर आगे हम लोग समझते हैं। चलिए देखो, इसको हम लोग अलग अलग सीखिए। ई स्क्वायर का कूलम एसिड इतना आ जाएगा, ठीक है। के का डायमेंशन इतना आ जाएगा, बात करेगा, ठीक है। यहाँ पे चार्ज का डायमेंशन 80 डालना चाहिए तो सी डाल दिए, ठीक है। तो ओवरऑल सबको देखो, ये दोनों को हल करने के बाद, ये दोनों को हल करने के बाद ओवरऑल क्या मिला? डायमेंशन जीरो मिला। इनके सबका डायमेंशन क्या मिला? जीरो। मतलब ये क्या है? एक प्रकार का डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। मैंने पीछे आपके इसके बारे में चर्चा किया, ठीक है। अब ये दोनों का मान ज्ञात करना, तो ई का वैल्यू इतना आता है, के का वैल्यू इतना होता पता है, जी का वैल्यू 6.67 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एम का वैल्यू इतना आएगा, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम बी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 माइनस 27 केजी। और ये दोनों का मान का वैल्यू को यहाँ पर रख के पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास लगभग क्या आएगा? इतना आएगा। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन सॉल्व किया हुआ। सॉल्व करने स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, है ना। के का वैल्यू इतना, ई का वैल्यू इतना, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। जी का वैल्यू ये, एमपी का वैल्यू ये। तो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज इतना आएगा, ठीक है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच कार्यरत विद्युत बल्ब का, है ना, बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, है ना, कार्यरत इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का ये अनुपात है, ठीक है। देखो एमसीटी का सवाल है, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। इसका डायमेंशन पूछेगा तो डायमेंशन बिल्कुल क्या आएगा? डायमेंशन एक प्रकार का जो है ना, ये दोनों का मिला का डायमेंशन बात करें तो बिल्कुल डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएगा। और ये वाला जब बन जाएगा ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, किसका? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का ये अनुपात है, ठीक है। कभी कभी ऐसा पूछेगा तो इसका मान डायरेक्टली कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, ठीक। चलो हम आगे समझते फिर। चलो 1.4 की बात करें, 1.4 में क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन दिया? 1.3 तो हो गया। अब 1.4 की बात करें तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ? बोला किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? मतलब कोई किसी भी वस्तु का जो चार्ज है, क्वांटिजेशन है, तो उस क्वांटिजेशन से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य होता है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है बी नंबर में? स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? ये वाला रीजन वाला क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे, मतलब वो एक तार्किक रीजन पूछा है, इसके पीछे तर्क क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है ना। तो ये नंबर के आंसर की बात करेगा तो ये नंबर के आंसर में क्या बोल रहा है देख सकते हैं। विद्युत आवेश के क्वांटिकित होने का अर्थ है कि किसी आवेश पर इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के मूल आवेश का कोई पूर्णांक गुणांक अथवा
पिंड पर आवेश सतत रूप से नहीं बदलता है, ठीक है, वह क्यों आवेश का क्वांटा या पुनः या पैकेट के रूप में अलग होता है ना। ये गणित के रूप में क्यों बराबर एन ई प्लस माइनस एन ई, मतलब किसी भी बॉडी के अंदर जो चार्ज होगा वो चार्ज जो होगा ये इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल होगा, ये इंटीजर मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल होगा। इसका फॉर्मूला ये होता है, यही आपका क्वांटाइजेशन यह है ना, क्वांटीकृत का एक फॉर्मूला है, क्वांटीकृत का एक फॉर्मूला है। इसी आधार पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बॉडी के अंदर, आवेशित बॉडी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग फाइंड करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए, और इसकी बात करें कितना के रूप में प्रदर्शित किए जा सकते हैं, जहां n एक है ना पूर्णांक तथा E बराबर एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश इतना होता है, ठीक है। अतः स्वतंत्र अवस्था में मूल आवेश के अंश को कभी नहीं देखा जा सकता, स्वतंत्र अवस्था मूल आवेश के अंश को कभी नहीं देखा जा सकता है। ये तार्किक आपको देना पड़ेगा अगर ऐसे पूछे तो। हालांकि एनसीईआरटी है, मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे तार्किक मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, ठीक है। आपको सारा चीजों को यहाँ पे पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब बी नंबर का आंसर देखिए। व्यावहारिक रूप में स्थूल स्तर पर आवेश की पिंड पर बड़े आवेश होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का बहुत सूक्ष्म आवेश होता है। जब पिंड पर इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं या उससे निकाले जाते हैं तो आवेश का इतना कम परिवर्तन होता है कि आवेश सतत रूप से परिवर्तित होता है ना, परिवर्तित होने लगता है, ऐसा होना चाहिए, होता लगता है, नहीं कि होने लगता है, बाय मिस्टेक यहाँ पे होने लगता है, ठीक है। अतः स्थूल स्तर पर आवेश का क्वांटित होना या छोड़ा जा सकता है, ठीक है। अर्थात जब पिंड को बेहद पैमाने पर आवेश ले दिया जाए, यानी कि जब भी पिंड को हम लोग ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, आवेश देते हैं, तो वहां से आवेश ले भी सकते हैं, उसमें छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये इसका रीजन है, ठीक है। तो ये आपका रीजन है, रीजन को भी बहुत लंबा लंबा देना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे तथ्य पूछा है यहाँ पे, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, एक भी क्वेश्चन को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो 1.5 का क्वेश्चन है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है, तो इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़कर समझ गए होंगे। कह रहा है कि जब कांच के छड़ को मूल रूप से आवेशित किया जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार की परिघटना के वस्तु के अन्य युग्म को परीक्षण किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है, ठीक है। और ये परीक्षण आवेश का संरक्षण के नियम का किस प्रकार वो पालन करता है, किस प्रकार वो ये करता है, तो आवेश का संरक्षण का जो नियम होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो आपका यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, उस रीजन को देखो, जैसे जो चीज आएगा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि अगर मान के चले किसी को आवेशित किया सकता है और बोल रहा है कि इस परिघटना को जो है ना अन्य एक भी परीक्षण किया जा सकता है, तो हाँ, और यह परीक्षण के संरक्षण आवेश से किस प्रकार क्या पालन रखता है। तो जब कांच की छड़ को रेशम की छड़ से लगाया जाए, रेशम के क्या बोलते हैं आप देखो, जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा नहीं गया होता तो दोनों वैद्युत रूप से आवेशित होता है। और जब रगड़ा नहीं जाता है तो दोनों न्यूट्रल होता है, तो दोनों विद्युत रूप से अनावेशित होता है, नो चार्ज होता है। अच्छा, अनावेशित में क्या होता है, उसमें चार्ज का मान 0 होता है, ठीक है। दोनों विद्युत अनावेशित होता है। जब दूसरे शब्द में कांच की छड़ और रेशमी कपड़े पर नेट आवेश 0 होता है। जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है तब कुछ इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशमी कपड़े पर ठीक है स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशमी कपड़े पर ऋण आवेशित आ जाता है। तो कांच की छड़ पर धनावेशित और रेशमी छड़ के ऋण आवेशित है ना के ठीक बराबर होता है।
मतलब जब हम लोग कांच की छड़ को, जैसे मान के लिए ये आपका कांच का छड़ हो गया, ठीक है, इस कांच के छड़ को जब एक रेशम के कपड़े से नहीं लगाते हैं तब उस समय में उस पर जो चार्ज होता है वो चार्ज बिल्कुल क्या होता है आपका, जीरो होता है ना, मतलब ये दोनों पे जीरो होता है। और इसको जैसे लगाते हैं, लगाने के बाद ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर होने के कारण इस पर जो चार्ज आ जाएगा, इस पर जो चार्ज आ जाएगा है ना, जो कांच, देखो क्या बोला, कांच, इसमें कांच की छड़ पर धन आवेशित चार्ज आ जाएगा और जो रेशम का कपड़ा था उस पर ऋण आवेशित चार्ज आ जाएगा। इसका मेन रीजन यही रहा कि इस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक दूसरे पर क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जितना धन आवेशित चार्ज होगा यहाँ पे इतना ऋण आवेशित क्या होगा, चार्ज होगा। जैसे अगर यह कांच का छड़ है, इसमें अगर मानकर चलिए 3 प्लस आया तो ये कपड़ा जो होगा, ठीक है, या तो रेशम का जो कपड़े होंगे तो उसमें कितना आएगा, 3 माइनस आएगा, ठीक है, 3 माइनस आएगा। तो जितना धन आवेशित होगा रगड़ने पर उतना ही उसको ऑपोजिट ऋण आवेशित हो जाएगा, ठीक है। ये 5 नंबर का सवाल था, इनकी 1.5 का सवाल था। तो ये सब रीजन वाला सवाल है, बाकी भी मस्त मस्त सवाल है एनसीईआरटी में, ठीक है। आपके पास एक किताब भी होंगे, आप एक किताब लेके पहले बैठ जाइए, ठीक है। ये हिंदी मीडियम में भी है, ठीक है, एनसीईआरटी का। आप पहले बैठ जाइए, बैठने के बाद एक एक सवाल को बनाइए और पीछे क्या कीजिए, इसका आंसर दिया हुआ, जैसे मैथ का 10 क्लास का मैथ में पीछे आंसर दिया था, इस तरह पीछे जाकर आप आंसर देख सकते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 का, ठीक है, चैप्टर 1 का। तो हमने आज जो है ना 1.5 तक क्या बताया, इसका रीजन के साथ आंसर बताया, और 1.6 1.7 जो आएगा इनके क्वेश्चन नंबर 6 7 हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, कैसे आएगा इसके पीछे बताएंगे, बहुत तरकीब बात है ना। इस पर भी जो स्पष्ट रूप से जो कुछ रीजन होगा, कुछ कारण होगा, उसको बताना पड़ेगा। फिर फिर एनसीईआरटी है भाई, एनसीईआरटी को अगर सही से पढ़ लेंगे तो फिर आपका कोई भी कंपटीशन नहीं रुकेगा, चाहे जेयू हो, नीट हो, आईआईटी हो, चाहे कुछ भी हो, वो लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ता है। हम लोग बिहार बोर्ड में एक चीज कमी क्या है कि एनसीईआरटी थ्योरी को पढ़ता है, न्यूमेरिकल फोकस नहीं करता, या तो करता भी तो श्योर होकर नहीं करता। आप सब कोई बुक ले लीजिए, ये बुक आप नहीं भी लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन और आंसर दोनों को उतारिए। इसलिए हम पीपीटी जब भी बनाए इसको क्वेश्चन आंसर दोनों को लिख के रखे, है ना। ये चैप्टर मेरा ऑफलाइन में ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बट ऑनलाइन में इसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और मैंने इंग्लिश मीडियम में शॉर्ट नोट बताने का इस चैप्टर के बारे में ट्रिक बताया था, कुछ फॉर्मूला को दिखाया था आपको कि आपको कैसे बनाना है। और आई होप आप मेरे वीडियो के जरिए से आपने शॉर्ट नोट बनाए भी होंगे। अब आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर है, चैप्टर के पीछे जो भी न्यूमेरिकल है उसको हर न्यूमेरिकल को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा एनी हाउ, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।